गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 1 to 4 में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 2 विष के दांत जो हमारा चैप्टर है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, विष के दांत के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है हमारा नलिन विलोचन शर्मा, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु। हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोखा किसे कहा गया है? हमारा पहला ऑप्शन है कीसु को, दूसरा ऑप्शन है कासू को, तीसरा ऑप्शन है मदन को, चौथा ऑप्शन है गिरधर को। हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कासू को कहा गया है। खोखा किसे कहा गया है? कासू को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का जो मित्र है हमारा वो क्या था? पहला है डॉक्टर था, दूसरा है वकील था, तीसरा है पत्रकार था, चौथा है शिक्षक था। तो दोस्तों सेन साहब का मित्र पत्रकार था। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मदन, ऑप्शन बी है मोहन, ऑप्शन सी है किशोर, ऑप्शन डी है श्याम। दोस्तों सेन साहब के पुत्र का नाम जो था वो मदन था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी में गरीब लड़के का नाम क्या था? कहानी में जो हमारी कहानी है विष के दांत, उसमें गरीब लड़का कौन था? मतलब गरीब लड़के का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है हमारा मदन, दूसरा ऑप्शन है गिरधर, तीसरा ऑप्शन है हमारा रमेश, चौथा ऑप्शन है मोहन। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गिरधर। कहानी में गरीब लड़के का नाम क्या था? तो गिरधर था। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है मदन ने किसके दांत तोड़ दिए थे? पहला ऑप्शन है गिरधर के, दूसरा ऑप्शन है कासू के, तीसरा ऑप्शन है मोहन के, चौथा ऑप्शन है किशु के। दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मदन ने किसके दांत तोड़ दिए थे? तो कासू के दांत तोड़ दिए थे। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विष के दंत किस विधा की रचना है? दोस्तों विष की दंत किस विधा की रचना है? हमारा पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा ऑप्शन है कविता, चौथा ऑप्शन है नाटक। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कहानी है। लेकिन हम कैसे याद रखें कि विष के दांत किस विधा की रचना है? कहानी है, कैसे याद रखें? दोस्तों जब भी इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो मतलब इसमें एक कहानी की तरह एक मतलब की बात को जो है वर्णित की गई है, जो हमारे आज के समाज में भी देखने को ये बात मिल जाता है। तो इस चैप्टर को अगर समझना है तो बुक का स्टडी करना पड़ेगा। अगर बुक की स्टडी अगर आप खुद से करते हैं तो भी ठीक है, और नहीं तो किसी चैनल के माध्यम से जुड़ के करते हैं तो भी ठीक है। लेकिन ज़्यादा समझ में तब आएगा ये सब ऑब्जेक्टिव जब आप एक बार खुद से बुक का स्टडी कर लेंगे, उसके बाद ये हमारे चैनल से जुड़ करके वीडियो देखेंगे। अगर आप बुक का स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे हम ऑलरेडी बुक की स्टडी करा रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेन साहब किस वर्ग के व्यक्ति थे? सेन साहब गरीब थे, सेन साहब मध्य वर्ग के थे, सेन साहब संपन्न वर्ग के थे, सेन साहब किसान थे। हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेन साहब संपन्न व्यक्ति थे, सुखी संपन्न व्यक्ति थे, समाज के उच्चतम वर्ग से आते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है मनोरंजन, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विषमता पर व्यंग, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति वर्णन, चौथा ऑप्शन है देशभक्ति। दोस्तों इस जो विष के दंत कहानी है उसमें उसका उद्देश्य क्या है? मतलब जो कहानीकार है वो हमें क्या मतलब बताना चाहता है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सामाजिक विषमता पर आधारित। मतलब जो समाज में समता नहीं है, विषमता है, अलग अलग है, मतलब उस पर आधारित यह पाठ है विष के दंत। तो कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि विष के दंत किस व्यंग पे आधारित है? ऑप्शन ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछ सकता है, विषमता पे, समानता पे, बंधुत्व पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विषमता। तो चलिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विषमता पर व्यंग। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
मदन कैसा लड़का था? तो दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑप्शन है कि मदन कैसा लड़का था, प्रश्न है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विनम्र, दूसरा ऑप्शन है उदंड, तीसरा ऑप्शन है मेहनती, चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शांत। दोस्तों तो मदन उदंड लड़का था, ठीक है। जब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मदन कैसा लड़का था, मालिक कौन था, ड्राइवर कौन था, सोफर कौन था, ये सब चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर में एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको पूरे चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन कैसा लड़का था तो मदन उदंड लड़का था। देखिए दोस्तों, हमारे जो हिंदी में जितने भी चैप्टर है उसमें जो भी कहानी है और ललित निबंध जो भी चैप्टर है, उस चैप्टर को मैं आपसे ये कहूँगा कि उस चैप्टर को आप खुद से एक बार या 2 बार पढ़ ले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लासेस कर ले, यूट्यूब से चाहे कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्लासेस कर ले, आपकी हिंदी की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पहले आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब के 5 बेटियां थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक बात आप लोगों को बता दूँ इस चैनल के माध्यम से कि अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव वीडियो देखकर अगर आप चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी हमारी अच्छे से हो जाए तो वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि जैसे मैंने ये ऑब्जेक्टिव चैट जीपीटी से ली है, ओके। चैट जीपीटी से लेने के बाद जैसे हमारा एक क्वेश्चन है कि सोफर का अर्थ क्या है? नौकर, ड्राइवर, मालिक, शिक्षक। हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन दे दिया नौकर, दूसरा ऑप्शन दे दिया ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन दे दिया मालिक, चौथा ऑप्शन दे दिया है शिक्षक। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, ऑप्शन बदल के भी आ सकते हैं। तो ऑप्शन कैसे भी आए, अगर आप सही टिक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी गहरी अध्ययन की आवश्यकता होगी। गहरी अध्ययन कैसे हो पाएगी? जब सबसे पहले आप एक बार बुक को अध्ययन कर लीजिए, बुक को खुद से पढ़ लीजिए, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, दिमाग में पूरी तरीके से फिट बैठ जाएगा। दोस्तों ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं हमारा सोफर का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है नौकर, दूसरा ऑप्शन है ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन है मालिक, चौथा ऑप्शन है शिक्षक। दोस्तों सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। कहानी में किस पर व्यंग किया गया है? कहानी में किस पर व्यंग किया गया है दोस्तों? पहला ऑप्शन है हमारा गरीबों पर, दूसरा ऑप्शन है अमीरों पर, तीसरा ऑप्शन है किसानों पर, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों पर। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न को समझना जरूरी है, कहानी में किस पर व्यंग किया गया है। दोस्तों यहाँ पे भले ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है अमीरों की झूठी प्रतिष्ठा पर, ये सही है, लेकिन व्यंग की बात किया जाए तो गरीबी की किस प्रकार मतलब कि दुत्कार होती है समाज में, इस पर भी ये पाठ आधारित है। किसानों पे भी थोड़ा थोड़ा आधारित पाठ है, विद्यार्थियों पे भी थोड़ा थोड़ा आधारित पाठ है, लेकिन मुख्य रूप से आधारित पाठ है किस पे है? तो अमीरों की झूठी प्रतिष्ठा पर आधारित पाठ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमीरों की झूठी प्रतिष्ठा पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा किस भाषा के साहित्यकार थे? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, चौथा ऑप्शन है डी। दोस्तों यहाँ पे हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं हिंदी। तो नलिन विलोचन शर्मा किस भाषा के साहित्यकार थे? हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हिंदी। चलिए अगला देखते हैं। मदन का व्यवहार कैसा था? पहला ऑप्शन है अनुशासित, दूसरा ऑप्शन है घमंडी, तीसरा ऑप्शन है दयालु, चौथा ऑप्शन है सरल। दोस्तों मदन जो लड़का था उसका व्यवहार कैसा था? घमंडी। क्यों था? क्योंकि वो एक अच्छे परिवार से, संपन्न परिवार से आता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी में सामाजिक असमानता का चित्रण किया गया है। कहानी में सामाजिक असमानता का चित्रण किया गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। कहानी में यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है? कहानी में जो है कहानी में सामाजिक असमानता का चित्रण किया गया है। हाँ बिल्कुल, कहानी में सामाजिक असमानता का ही जिक्र किया गया है कि जो संपन्न व्यक्ति है वो किस प्रकार गरीब व्यक्ति के से मतलब कि जो है अलग रहता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है। सामाजिक मतलब कि इस कहानी के माध्यम से हमको सामाजिक असमानता दिखाया गया। ऐसे पूछ देगा कहानी में सामाजिक समानता का चित्रण किया गया है, तब हो जाएगा हमारा गलत। इसीलिए कभी भी जब प्रश्न को पढ़े तो एकदम बढ़िया से गौर से पढ़े। यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न क्या कि कहानी में सामाजिक असमानता का चित्रण किया गया, असमानता का चित्रण किया गया, तो हाँ किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ठीक है, बी गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब किसका पक्ष लेते थे? पहला ऑप्शन है गिरधर का, दूसरा ऑप्शन है मदन का, तीसरा ऑप्शन है कासू का, चौथा ऑप्शन है किसी का नहीं। तो दोस्तों सेन साहब किसका पक्ष लेते थे? तो मदन का लेते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विष के
दांत शीर्षक किसका प्रतीक है? पहला ऑप्शन है सांप का, दूसरा ऑप्शन है अमीरों का, तीसरा ऑप्शन है शेर का, चौथा ऑप्शन है कुत्ते का। विष के दांत शीर्षक किसका प्रतीक है? दोस्तों यहाँ पे जब भी इस तरीके की ऑब्जेक्टिव आप हल करो तो एक बात बता देता हूँ मैं कि क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है और जो 4 ऑप्शन है उस चारों ऑप्शन को एकदम ध्यान से पढ़ना है और देखना है। दोस्तों विष के दंत शीर्षक किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे इससे पिछला ही क्वेश्चन था अमीरों के विषय ले, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमीरों के विषय ले अहंकार का। इससे पिछला ही ऑप्शन हमारा क्या था कि विष के दंत जो चैप्टर है वो किस पे आधारित है? सामाजिक समानता पे, असमानता पे, असमानता पे आधारित था। इससे पहले हम देखे हैं ऑप्शन में असमानता पे कोई भी चैप्टर कब आधारित हो सकता है? जब उसमें कोई अमीरी गरीबी का फ़र्क हो, जाति धर्म का फ़र्क हो, तभी हमारा जो चैप्टर है वो असमानता पर आधारित हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमीरों के विषय ले अहंकार का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी में मदन किसका बेटा था? ऑप्शन नंबर ए है गिरधर का, ऑप्शन नंबर बी है सेन साहब का, ऑप्शन नंबर सी है पत्रकार का, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर का। कहानी में मदन किसका बेटा था? सेन साहब का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक का जन्म किस राज्य में हुआ था? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सी झारखंड, चौथा ऑप्शन है डी बंगाल। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हम अध्ययन किस चैप्टर का कर रहे हैं? दूसरा चैप्टर विष के दंत, जिसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। तो यहाँ पे दिया है कि लेखक का जन्म किस राज्य में हुआ था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे दे दिया जाएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था, ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विष के दंत में किस भावना की अभिव्यक्ति है? दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? विष के दंत में किस भावना की अभिव्यक्ति है? पहला है हास्य, दूसरा है व्यंग, तीसरा है करुण, तीसरा है वीर। देखिए विष के दंत में किस भावना की अभिव्यक्ति है? तो हास्य तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे हताश निराश कोई नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा व्यंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस चैप्टर को अगर गौर से पढ़ेंगे तो जो अमीर व्यक्ति थे सेन साहब, ठीक है, वो मतलब कि जो गरीब व्यक्ति है उस पर ऊपर व्यंग कसते थे। ठीक है, ये व्यंग से संबंधित चैप्टर है। तीसरा ऑप्शन है करुण। ठीक है, तो करुण का मतलब क्या होता है? दया। या इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो दया कोई भी किसी के ऊपर नहीं दिखा है। वीर, वीरता के आधारित पे तो ये चैप्टर है ही नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? विष के दंत में किस भावना की अभिव्यक्ति है? तो व्यंग, व्यंग्यात्मक मतलब कि यह कहानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? धन ही सब कुछ है, ऑप्शन बी है सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ऑप्शन सी है अमीर हमेशा सही होते हैं, ऑप्शन डी है शक्ति ही न्याय है। दोस्तों इस चैप्टर को, इस प्रश्न को ठीक से देखिए। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? धन ही सब कुछ होता है, ये तो कहानी का संदेश नहीं है, ये अलग विषय है, लेकिन आज के डेट में धन ही सब कुछ होता है, ये तो सही ऑप्शन है। ठीक है, चैप्टर के अनुसार ये सही ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। दोस्तों कोई भी कहानी है, कोई भी चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सभी के साथ सामान्य व्यवहार होना चाहिए। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न है और ऑप्शन में ऐसा है कि सभी के साथ समान व्यवहार या सभी के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए, तो इस ऐसे ऑप्शंस पे थोड़ा गौर कर लीजिएगा, तभी आप करेक्ट ऑप्शन मान पाइएगा। जैसे कहानी में जो विष के दंत है उसमें व्यंग को दर्शाया गया है। ठीक है, अमीर और अमीरी और गरीबी को दर्शाई गई है। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? अमीर हमेशा सही होते हैं। आज के डेट में ये भी सही है दोस्तों कि अमीर हमेशा सही होते हैं। शक्ति ही न्याय है, ये भी सही है आज के डेट में कि शक्ति ही न्याय है। आप लोग अपने आसपास समाज में भी देखते होंगे। लेकिन इस कहानी के का मुख्य उद्देश्य जो विष के दंत है, इसका मुख्य संदेश क्या था? सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी में गरीब वर्ग का प्रतिनिधि कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है मदन, दूसरा नंबर है गिरधर, तीसरा नंबर है सेन साहब, चौथा नंबर है पत्रकार। कहानी में गरीब वर्ग का प्रतिनिधि कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिरधर। विष के दंत बिहार बोर्ड के किस भाग की रचना है? दोस्तों ये कोई प्रश्न नहीं है, ये सब प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो देख लीजिए, विष के दंत बिहार बोर्ड के किस भाग की रचना है? वर्णिका भाग 2, गोधली भाग 2, स्पर्श, संचयन। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो इस चैप्टर के माध्यम से हम बुक की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों जो हमारा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 ठो किताब है, गोधली
भाग 1 और गोधली भाग 2। तो इस गोधली भाग 2 का दूसरा चैप्टर देख रहे हैं दोस्तों, वर्णिका भाग 2 का नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्णिका भाग 2। यहाँ पे ये भी दे गोधली भाग 2। यहाँ पे ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि 20 के दंत बिहार बोर्ड के किस भाग की रचना है, वर्णिका भाग 1, वर्णिका भाग 2, गोधली भाग 1, गोधली भाग 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आप ऐसे याद रखिएगा कि ये गोधली भाग 2 की रचना है। क्या है, गोधली भाग 2 की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बोर्ड की दृष्टि से यह पाठ किस प्रकार का है। बिल्कुल बिहार बोर्ड की दृष्टि से तो दोस्तों आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हिंदी के जो दोनों किताब है, गोधली भाग 1 और गोधली भाग 2, वो दोनों ही बिहार बोर्ड की दृष्टि से उनका हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हर चैप्टर का अगर आप मतलब कि जो है चैप्टर का अध्ययन करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाइए। इससे संबंधित मैंने और भी वीडियो बनाए हैं कि सेंसा गिरी नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, किस प्रकार हुई, ट्रिक से बनाया है दोस्तों। चलिए ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 1 to 4 में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 2, 20 के दंत। 20 के दांत जो हमारा चैप्टर है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, 20 के दांत के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है हमारा नलिन विलोचन शर्मा, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु। हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोखा किसे कहा गया है। हमारा पहला ऑप्शन है कीसु को, दूसरा ऑप्शन है कासू को, तीसरा ऑप्शन है मदन को, चौथा ऑप्शन है गिरधर को। हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कासू को कहा गया है। खोखा किसे कहा गया है, कासू को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब का मित्र क्या था। सेन साहब का जो मित्र है हमारा वो क्या था। पहला है डॉक्टर था, दूसरा है वकील था, तीसरा है पत्रकार था, चौथा है शिक्षक था। तो दोस्तों सेन साहब का मित्र पत्रकार था। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब के पुत्र का नाम क्या था। ऑप्शन ए है मदन, ऑप्शन ए है मदन, ऑप्शन बी है मोहन, ऑप्शन सी है किशोर, ऑप्शन डी है श्याम। दोस्तों सेन साहब के पुत्र का नाम जो था वो मदन था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी में गरीब लड़के का नाम क्या था। कहानी में जो हमारी कहानी है 20 के दांत, उसमें गरीब लड़का कौन था, मतलब गरीब लड़के का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है हमारा मदन, दूसरा ऑप्शन है गिरधर, तीसरा ऑप्शन है हमारा रमेश, चौथा ऑप्शन है मोहन। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गिरधर। कहानी में गरीब लड़के का नाम क्या था, तो गिरधर था। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है मदन ने किसके दांत तोड़ दिए थे। पहला ऑप्शन है गिरधर के, दूसरा ऑप्शन है कासू के, तीसरा ऑप्शन है मोहन के, चौथा ऑप्शन है कीसू के। दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मदन ने किसके दांत तोड़ दिए थे, तो कासू के दांत तोड़ दिए थे। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 के दंत किस विधा की रचना है। दोस्तों 20 की दंत किस विधा की रचना है। हमारा पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा ऑप्शन है कविता, चौथा ऑप्शन है नाटक। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कहानी है। लेकिन हम कैसे याद रखें कि 20
विष के दांत किस विधा की रचना है। कहानी है एक, ऐसे याद रखें दोस्तों। जब भी इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो मतलब इसमें एक कहानी की तरह एक मतलब की बात को जो है वर्णित की गई है, जो हमारे आज के समाज में भी देखने को ये बात मिल जाता है। तो इस चैप्टर को अगर समझना है तो बुक का स्टडी करना पड़ेगा। अगर बुक की स्टडी अगर आप खुद से करते हैं तो भी ठीक है, और नहीं तो किसी चैनल के माध्यम से जुड़ के करते हैं तो भी ठीक है। लेकिन ज़्यादा समझ में तब आएगा ये सब ऑब्जेक्टिव जब आप एक बार खुद से बुक का स्टडी कर लेंगे, उसके बाद ये हमारे चैनल से जुड़ करके वीडियो देखेंगे। अगर आप बुक का स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे हम ऑलरेडी बुक की स्टडी करा रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेन साहब किस वर्ग के व्यक्ति थे। सेन साहब गरीब थे, सेन साहब मध्य वर्ग के थे, सेन साहब संपन्न वर्ग के थे, सेन साहब किसान थे। हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेन साहब संपन्न व्यक्ति थे, सुखी संपन्न व्यक्ति थे, समाज के उच्चतम वर्ग से आते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है मनोरंजन, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विषमता पर व्यंग, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति वर्णन, चौथा ऑप्शन है देशभक्ति। दोस्तों इस जो विष के दंत कहानी है उसमें उसका उद्देश्य क्या है, मतलब जो कहानीकार है वो हमें क्या मतलब बताना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सामाजिक विषमता पर आधारित। मतलब जो समाज में समता नहीं है, विषमता है, अलग अलग है, मतलब उस पर आधारित यह पाठ है विष के दंत। तो कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि विष के दंत किस व्यंग पे आधारित है। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछ सकता है विषमता पे, समानता पे, बंधुत्व पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विषमता। तो चलिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक विषमता पर व्यंग। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मदन कैसा लड़का था। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑप्शन है कि मदन कैसा लड़का था, प्रश्न है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विनम्र, दूसरा ऑप्शन है उदंड, तीसरा ऑप्शन है मेहनती, चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शांत। दोस्तों तो मदन उदंड लड़का था, ठीक है। जब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मदन कैसा लड़का था, मालिक कौन था, ड्राइवर कौन था, सोफर कौन था। ये सब चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर में एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको पूरी चैप्टर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन कैसा लड़का था, तब मदन उदंड लड़का था। देखिए दोस्तों हमारे जो हिंदी में जितने भी चैप्टर है उसमें जो भी कहानी है और ललित निबंध जो भी चैप्टर है, उस चैप्टर को मैं आपसे ये कहूँगा कि उस चैप्टर को आप खुद से एक बार या 2 बार पढ़ ले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लासेस कर ले, यूट्यूब से चाहे कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्लासेस कर ले, आपकी हिंदी की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पहले आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब की कितनी बेटियां थी। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। सेन साहब की कितनी बेटियां थी, तो सेन साहब के 5 बेटियां थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक बात आप लोगों को बता दूं इस चैनल के माध्यम से कि अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव वीडियो देखकर अगर आप चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी हमारी अच्छे से हो जाए तो वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि जैसे मैंने ये ऑब्जेक्टिव चैट जीपीटी से ली है, ओके। चैट जीपीटी से लेने के बाद जैसे हमारा एक क्वेश्चन है कि सोफर का अर्थ क्या है, नौकर, ड्राइवर, मालिक, शिक्षक। हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन दे दिया नौकर, दूसरा ऑप्शन दे दिया ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन दे दिया मालिक, चौथा ऑप्शन दे दिया है शिक्षक। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, ऑप्शन बदल के भी आ सकते हैं। तो ऑप्शन कैसे भी आए, अगर आप सही टिक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी गहरी अध्ययन की आवश्यकता होगी। गहरी अध्ययन कैसे हो पाएगी, जब सबसे पहले आप एक बार बुक को अध्ययन कर लीजिए, बुक को खुद से पढ़ लीजिए, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, दिमाग में पूरी तरीके से फिट बैठ जाएगा। दोस्तों ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं हमारा सोफर का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है नौकर, दूसरा ऑप्शन है ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन है मालिक, चौथा ऑप्शन है शिक्षक। दोस्तों सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। कहानी में
किस पर व्यंग किया गया है? कहानी में किस पर व्यंग किया गया है दोस्तों? पहला ऑप्शन है हमारा गरीबों पर, दूसरा ऑप्शन है अमीरों पर, तीसरा ऑप्शन है किसानों पर, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों पर। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न को समझना जरूरी है, कहानी में किस पर व्यंग किया गया है। दोस्तों यहाँ पे भले ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है अमीरों की झूठी प्रतिष्ठा पे, ये सही है, लेकिन व्यंग की बात किया जाए तो गरीबी कि किस प्रकार मतलब कि दुत्कार होती है समाज में, इस पे भी ये पाठ आधारित है। किसानों पे भी थोड़ा थोड़ा आधारित पाठ है, विद्यार्थियों पे भी थोड़ा थोड़ा आधारित पाठ है, लेकिन मुख्य रूप से आधारित पाठ है किस पे है तो अमीरों की झूठी प्रतिष्ठा पर आधारित पाठ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमीरों की झूठी प्रतिष्ठा पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा किस भाषा के साहित्यकार थे? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, चौथा ऑप्शन है डी। दोस्तों यहाँ पे हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं हिंदी। तो नलिन विलोचन शर्मा किस भाषा के साहित्यकार थे? हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हिंदी। चलिए अगला देखते हैं। मदन का व्यवहार कैसा था? पहला ऑप्शन है अनुशासित, दूसरा ऑप्शन है घमंडी, तीसरा ऑप्शन है दयालु, चौथा ऑप्शन है सरल। दोस्तों मदन जो लड़का था उसका व्यवहार कैसा था? घमंडी। क्यों था? क्योंकि वो एक अच्छे परिवार से, संपन्न परिवार से आता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी में सामाजिक असमानता का चित्रण किया गया है। कहानी में सामाजिक असमानता का चित्रण किया गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, कहानी में यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है? कहानी में जो है कहानी में सामाजिक असमानता का चित्रण किया गया है। हाँ बिल्कुल, कहानी में सामाजिक असमानता का ही जिक्र किया गया है कि जो संपन्न व्यक्ति है वो किस प्रकार गरीब व्यक्ति के से मतलब कि जो है अलग रहता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है। सामाजिक मतलब कि इस कहानी के माध्यम से हमको सामाजिक असमानता दिखाया गया। ऐसे पूछ देगा कहानी में सामाजिक समानता का चित्रण किया गया है, तब हो जाएगा हमारा गलत। इसीलिए कभी भी जब प्रश्न को पढ़े तो एकदम बढ़िया से गौर से पढ़े। यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न क्या कि कहानी में सामाजिक असमानता का चित्रण किया गया, असमानता का चित्रण किया गया था। हाँ किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। ठीक है, बी गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब किसका पक्ष लेते थे? पहला ऑप्शन है गिरधर का, दूसरा ऑप्शन है मदन का, तीसरा ऑप्शन है कासू का, चौथा ऑप्शन है किसी का नहीं। तो दोस्तों सेन साहब किसका पक्ष लेते थे? तो मदन का लेते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विष के दांत शीर्षक किसका प्रतीक है? पहला ऑप्शन है सांप का, दूसरा ऑप्शन है अमीरों का, तीसरा ऑप्शन है शेर का, चौथा ऑप्शन है कुत्ते का। विष के दांत शीर्षक किसका प्रतीक है? दोस्तों यहाँ पे जब भी इस तरीके की ऑब्जेक्टिव आप हल करो तो एक बात बता देता हूँ मैं कि क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है और जो 4 ऑप्शन है उस चारों ऑप्शन को एकदम ध्यान से पढ़ना है और देखना है। दोस्तों विष के दंत शीर्षक किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे इससे पिछला ही क्वेश्चन था अमीरों के विषैले। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमीरों के विषैले अहंकार का। इससे पिछला ही ऑप्शन हमारा क्या था कि विष के दंत जो चैप्टर है वो किस पे आधारित है? सामाजिक समानता पे, असमानता पे। असमानता पे आधारित था। इससे पहले हम देखे हैं ऑप्शन में असमानता पे कोई भी चैप्टर कब आधारित हो सकता है? जब उसमें कोई अमीरी गरीबी का फ़र्क हो, जाति धर्म का फ़र्क हो, तभी हमारा जो चैप्टर है वो असमानता पर आधारित हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमीरों के विषैले अहंकार का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी में मदन किसका बेटा था? ऑप्शन नंबर ए है गिरधर का, ऑप्शन नंबर बी है सेन साहब का, ऑप्शन नंबर सी है पत्रकार का, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर का। कहानी में मदन किसका बेटा था? सेन साहब का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक का जन्म किस राज्य में हुआ था? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सी झारखंड, चौथा ऑप्शन है डी बंगाल। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हम अध्ययन किस चैप्टर का कर रहे हैं? दूसरा चैप्टर विष के दंत, जिसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। तो यहाँ पे दिया है कि लेखक का जन्म किस राज्य में हुआ था, लेकिन अब
ऑब्जेक्टिव जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे दे दिया जाएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था, ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिहार में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विष के दंत में किस भावना की अभिव्यक्ति है। दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, विष के दंत में किस भावना की अभिव्यक्ति है। पहला है हास्य, दूसरा है व्यंग, तीसरा है करुण, तीसरा है वीर। देखिए विष के दंत में किस भावना की अभिव्यक्ति है, तो हास्य तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे हताश निराश कोई नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा व्यंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस चैप्टर को अगर गौर से पढ़ेंगे तो जो अमीर व्यक्ति थे सेन साहब, ठीक है, वो मतलब कि जो गरीब व्यक्ति है उस पे ऊपर व्यंग कसते थे। ठीक है, ये व्यंग से संबंधित चैप्टर है। तीसरा ऑप्शन है करुण। ठीक है, तो करुण का अर्थ क्या होता है, दया। या इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो दया कोई भी किसी के ऊपर नहीं दिखा है। वीर, वीरता के आधारित पे तो ये चैप्टर है ही नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, विष के दंत में किस भावना की अभिव्यक्ति है, तो व्यंग। व्यंग्यात्मक मतलब कि यह कहानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी का मुख्य संदेश क्या है। धन ही सब कुछ है, ऑप्शन बी है सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ऑप्शन सी है अमीर हमेशा सही होते हैं, ऑप्शन डी है शक्ति ही न्याय है। दोस्तों इस चैप्टर को, इस प्रश्न को ठीक से देखिए। कहानी का मुख्य संदेश क्या है, धन ही सब कुछ होता है। ये तो कहानी का संदेश नहीं है, ये अलग विषय है, लेकिन आज के डेट में धन ही सब कुछ होता है, ये तो सही ऑप्शन है। ठीक है, चैप्टर के अनुसार ये सही ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। दोस्तों कोई भी कहानी है, कोई भी चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सभी के साथ सामान्य व्यवहार होना चाहिए। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न है और ऑप्शन में ऐसा है कि सभी के साथ समान व्यवहार या सभी के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए, तो इस ऐसे ऑप्शंस पे थोड़ा गौर कर लीजिएगा, तभी आप करेक्ट ऑप्शन मान पाइएगा। जैसे कहानी में जो विष के दंत है उसमें व्यंग को दर्शाया गया है। ठीक है, अमीर और अमीरी और गरीबी को दर्शाई गई है। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, अमीर हमेशा सही होते हैं। आज के डेट में ये भी सही है दोस्तों कि अमीर हमेशा सही होते हैं। शक्ति ही न्याय है, ये भी सही है आज के डेट में कि शक्ति ही न्याय है। आप लोग अपने आसपास समाज में भी देखते होंगे। लेकिन इस कहानी के का मुख्य उद्देश्य जो विष के दंत है, इसका मुख्य संदेश क्या था, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी में गरीब वर्ग का प्रतिनिधि कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है मदन, दूसरा नंबर है गिरधर, तीसरा नंबर है सेन साहब, चौथा नंबर है पत्रकार। कहानी में गरीब वर्ग का प्रतिनिधि कौन है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिरधर। विष के दंत बिहार बोर्ड के किस भाग की रचना है। दोस्तों ये कोई प्रश्न नहीं है, ये सब प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दे दिया गया है तो देख लीजिए। विष के दंत बिहार बोर्ड के किस भाग की रचना है। वर्णिका भाग 2, गोधली भाग 2, स्पर्श संचयन। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो इस चैप्टर के माध्यम से हम बुक की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों जो हमारा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 ठो किताब है, गोधली भाग 1 और गोधली भाग 2। तो इस गोधली भाग 2 का दूसरा चैप्टर देख रहे हैं दोस्तों, वर्णिका भाग 2 का नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्णिका भाग 2। यहाँ पे ये भी दे गोधली भाग 2। यहाँ पे ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि विष के दंत बिहार बोर्ड के किस भाग की रचना है। वर्णिका भाग 1, वर्णिका भाग 2, गोधली भाग 1, गोधली भाग 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आप ऐसे याद रखिएगा कि ये गोधली भाग 2 की रचना है। क्या है, गोधली भाग 2 की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बोर्ड की दृष्टि से यह पाठ किस प्रकार का है। बिल्कुल बिहार बोर्ड की दृष्टि से तो दोस्तों आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हिंदी के जो दोनों किताब है, गोधली भाग 1 और गोधली भाग 2, वो दोनों ही बिहार बोर्ड की दृष्टि से उनका हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हर चैप्टर का अगर आप मतलब कि जो है
चैप्टर का अध्ययन करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाइए। इससे संबंधित मैंने और भी वीडियो बनाए हैं कि सेंसा गिरी नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, किस प्रकार हुई, ट्रिक से बनाया है दोस्तों। चलिए ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 1 to 4 में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 2 विष के दांत जो हमारा चैप्टर है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, विष के दांत के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है हमारा नलिन विलोचन शर्मा, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु। हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोखा किसे कहा गया है? हमारा पहला ऑप्शन है कीसू को, दूसरा ऑप्शन है कासू को, तीसरा ऑप्शन है मदन को, चौथा ऑप्शन है गिरधर को। हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कासू को कहा गया है। खोखा किसे कहा गया है? कासू को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का जो मित्र है हमारा वो क्या था? पहला है डॉक्टर था, दूसरा है वकील था, तीसरा है पत्रकार था, चौथा है शिक्षक था। तो दोस्तों सेन साहब का मित्र पत्रकार था। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मदन, ऑप्शन ए है मदन, ऑप्शन बी है मोहन, ऑप्शन सी है किशोर, ऑप्शन डी है श्याम। दोस्तों सेन साहब के पुत्र का नाम जो था वो मदन था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी में गरीब लड़के का नाम क्या था? कहानी में जो हमारी कहानी है विष के दांत, उसमें गरीब लड़का कौन था? मतलब गरीब लड़के का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है हमारा मदन, दूसरा ऑप्शन है गिरधर, तीसरा ऑप्शन है हमारा रमेश, चौथा ऑप्शन है मोहन। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गिरधर। कहानी में गरीब लड़के का नाम क्या था? तो गिरधर था। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है मदन ने किसके दांत तोड़ दिए थे? पहला ऑप्शन है गिरधर के, दूसरा ऑप्शन है कासू के, तीसरा ऑप्शन है मोहन के, चौथा ऑप्शन है कीसू के। दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मदन ने किसके दांत तोड़ दिए थे? तो कासू के दांत तोड़ दिए थे। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विष के दंत किस विधा की रचना है? दोस्तों विष की दंत किस विधा की रचना है? हमारा पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा ऑप्शन है कविता, चौथा ऑप्शन है नाटक। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कहानी है। लेकिन हम कैसे याद रखें कि विष के दांत किस विधा की रचना है? कहानी है, कैसे याद रखें? दोस्तों जब भी इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो मतलब इसमें एक कहानी की तरह एक मतलब की बात को जो है वर्णित की गई है, जो हमारे आज के समाज में भी देखने को ये बात मिल जाता है। तो इस चैप्टर को अगर समझना है तो बुक का स्टडी करना पड़ेगा। अगर बुक की स्टडी अगर आप खुद से करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो किसी चैनल के माध्यम से जुड़ के करते हैं तो भी ठीक है। लेकिन ज़्यादा समझ में तब आएगा ये सब ऑब्जेक्टिव जब आप एक बार खुद से बुक का स्टडी कर लेंगे, उसके बाद ये हमारे चैनल से जुड़ करके वीडियो देखेंगे। अगर आप बुक का स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे हम ऑलरेडी बुक की स्टडी करा रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेन साहब किस वर्ग के व्यक्ति थे? सेन साहब गरीब थे, सेन साहब मध्य वर्ग के थे, सेन साहब संपन्न वर्ग के थे, सेन साहब किसान थे। हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेन साहब संपन्न व्यक्ति थे, सुखी संपन्न व्यक्ति थे, समाज के उच्चतम वर्ग से आते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है मनोरंजन, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विषमता पर व्यंग, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति वर्णन, चौथा ऑप्शन है देशभक्ति। दोस्तों इस जो विष के दंत कहानी है उसमें उसका उद्देश्य क्या है? मतलब जो कहानीकार है वो हमें क्या मतलब बताना चाहता है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सामाजिक विषमता पर आधारित। मतलब जो समाज में समता नहीं है, विषमता है, अलग अलग है, मतलब उस पर आधारित यह पाठ है विष के दंत। तो कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि विष के दंत
किस व्यंग पे आधारित है? ऑप्शन ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछ सकता है, विषमता पे, समानता पे, बंधुत्व पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विषमता। तो चलिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक विषमता पर व्यंग। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मदन कैसा लड़का था? तो दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑप्शन है कि मदन कैसा लड़का था, प्रश्न है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विनम्र, दूसरा ऑप्शन है उदंड, तीसरा ऑप्शन है मेहनती, चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शांत। दोस्तों तो मदन उदंड लड़का था, ठीक है। जब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मदन कैसा लड़का था, मालिक कौन था, ड्राइवर कौन था, सोफर कौन था। ये सब चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर में एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको पूरे चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। मदन कैसा लड़का था? तो मदन उदंड लड़का था। देखिए दोस्तों, हमारे जो हिंदी में जितने भी चैप्टर है उसमें जो भी कहानी है और ललित निबंध जो भी चैप्टर है, उस चैप्टर को मैं आपसे ये कहूँगा कि उस चैप्टर को आप खुद से एक बार या 2 बार पढ़ ले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लासेस कर ले, यूट्यूब से चाहे कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्लासेस कर ले, आपकी हिंदी की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पहले आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब के 5 बेटियां थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक बात आप लोगों को बता दूं इस चैनल के माध्यम से कि अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव वीडियो देखकर अगर आप चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी हमारी अच्छे से हो जाए तो वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि जैसे मैंने ये ऑब्जेक्टिव चैट जीपीटी से ली है, ओके। चैट जीपीटी से लेने के बाद जैसे हमारा एक क्वेश्चन है कि सोफर का अर्थ क्या है? नौकर, ड्राइवर, मालिक, शिक्षक। हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन दे दिया नौकर, दूसरा ऑप्शन दे दिया ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन दे दिया मालिक, चौथा ऑप्शन दे दिया है शिक्षक। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, ऑप्शन बदल के भी आ सकते हैं। तो ऑप्शन कैसे भी आए, अगर आप सही टिक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी गहरी अध्ययन की आवश्यकता होगी। गहरी अध्ययन कैसे हो पाएगी? जब सबसे पहले आप एक बार बुक को अध्ययन कर लीजिए, बुक को खुद से पढ़ लीजिए, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, दिमाग में पूरी तरीके से फिट बैठ जाएगा। दोस्तों ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं हमारा सोफर का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है नौकर, दूसरा ऑप्शन है ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन है मालिक, चौथा ऑप्शन है शिक्षक। दोस्तों सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। कहानी में किस पर व्यंग किया गया है? कहानी में किस पर व्यंग किया गया है दोस्तों? पहला ऑप्शन है हमारा गरीबों पर, दूसरा ऑप्शन है अमीरों पर, तीसरा ऑप्शन है किसानों पर, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों पर। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न को समझना जरूरी है। कहानी में किस पर व्यंग किया गया है? दोस्तों यहाँ पे भले ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है अमीरों की झूठी प्रतिष्ठा पे, ये सही है। लेकिन व्यंग की बात किया जाए तो गरीबी की किस प्रकार मतलब कि दुत्कार होती है समाज में, इस पर भी ये पाठ आधारित है। किसानों पे भी थोड़ा थोड़ा आधारित पाठ है, विद्यार्थियों पे भी थोड़ा थोड़ा आधारित पाठ है, लेकिन मुख्य रूप से आधारित पाठ है किस पे है? तो अमीरों की झूठी प्रतिष्ठा पर आधारित पाठ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमीरों की झूठी प्रतिष्ठा पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा किस भाषा के साहित्यकार थे? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, चौथा ऑप्शन है डी। दोस्तों यहाँ पे हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं हिंदी। तो नलिन विलोचन शर्मा किस भाषा के साहित्यकार थे? हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हिंदी। चलिए अगला देखते हैं। मदन का व्यवहार कैसा था? पहला ऑप्शन है अनुशासित, दूसरा ऑप्शन है घमंडी, तीसरा ऑप्शन है दयालु, चौथा ऑप्शन है सरल। दोस्तों मदन जो लड़का था उसका व्यवहार कैसा था? घमंडी। क्यों था? क्योंकि वो एक अच्छे परिवार से, संपन्न परिवार से आता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी में सामाजिक असमानता का चित्रण किया गया है। कहानी में सामाजिक असमानता का चित्रण किया गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। कहानी में यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है? कहानी में जो है कहानी में सामाजिक असमानता का चित्रण किया गया है। हाँ बिल्कुल, कहानी में सामाजिक असमानता का ही जिक्र किया गया है कि जो संपन्न व्यक्ति है वो किस प्रकार गरीब व्यक्ति के से मतलब कि जो है अलग रहता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है। सामाजिक मतलब कि इस कहानी के माध्यम से हमको सामाजिक असमानता दिखाया गया। ऐसे पूछ देगा कहानी में सामाजिक समानता का चित्रण किया गया है, तब हो जाएगा हमारा गलत। इसीलिए कभी भी जब प्रश्न को पढ़े तो एकदम बढ़िया से गौर से पढ़े। यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न क्या कि कहानी में सामाजिक असमानता का चित्रण किया गया, असमानता का चित्रण किया गया। तो हाँ किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ठीक है। बी गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब किसका
पक्ष लेते थे? पहला ऑप्शन है गिरधर का, दूसरा ऑप्शन है मदन का, तीसरा ऑप्शन है कासू का, चौथा ऑप्शन है किसी का नहीं। तो दोस्तों सेन साहब किसका पक्ष लेते थे? तो मदन का लेते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विष के दांत शीर्षक किसका प्रतीक है? पहला ऑप्शन है सांप का, दूसरा ऑप्शन है अमीरों का, तीसरा ऑप्शन है शेर का, चौथा ऑप्शन है कुत्ते का। विष के दांत शीर्षक किसका प्रतीक है? दोस्तों यहाँ पे जब भी इस तरीके की ऑब्जेक्टिव आप हल करो तो एक बात बता देता हूँ मैं कि क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है और जो 4 ऑप्शन है उस चारों ऑप्शन को एकदम ध्यान से पढ़ना है और देखना है। दोस्तों विष के दंत शीर्षक किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे इससे पिछला ही क्वेश्चन था अमीरों के विषय ले, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमीरों के विषय ले अहंकार का। इससे पिछला ही ऑप्शन हमारा क्या था कि विष के दंत जो चैप्टर है वो किस पे आधारित है? सामाजिक समानता पे, असमानता पे, असमानता पे आधारित था। इससे पहले हम देखे हैं ऑप्शन में असमानता पे कोई भी चैप्टर कब आधारित हो सकता है? जब उसमें कोई अमीरी गरीबी का फ़र्क हो, जाति धर्म का फ़र्क हो, तभी हमारा जो चैप्टर है वो असमानता पर आधारित हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमीरों के विषय ले अहंकार का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी में मदन किसका बेटा था? ऑप्शन नंबर ए है गिरधर का, ऑप्शन नंबर बी है सेन साहब का, ऑप्शन नंबर सी है पत्रकार का, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर का। कहानी में मदन किसका बेटा था? सेन साहब का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक का जन्म किस राज्य में हुआ था? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सी झारखंड, चौथा ऑप्शन है डी बंगाल। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हम अध्ययन किस चैप्टर का कर रहे हैं? दूसरा चैप्टर विष के दंत, जिसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। तो यहाँ पे दिया है कि लेखक का जन्म किस राज्य में हुआ था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे दे दिया जाएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था, ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विष के दंत में किस भावना की अभिव्यक्ति है? दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? विष के दंत में किस भावना की अभिव्यक्ति है? पहला है हास्य, दूसरा है व्यंग, तीसरा है करुण, तीसरा है वीर। देखिए विष के दंत में किस भावना की अभिव्यक्ति है? तो हास्य तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे हताश निराश कोई नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा व्यंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस चैप्टर को अगर गौर से पढ़ेंगे तो जो अमीर व्यक्ति थे सेन साहब, ठीक है, वो मतलब कि जो गरीब व्यक्ति है उस पर ऊपर व्यंग कसते थे। ठीक है, ये व्यंग से संबंधित चैप्टर है। तीसरा ऑप्शन है करुण। ठीक है, तो करुण का मतलब क्या होता है? दया। या इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो दया कोई भी किसी के ऊपर नहीं दिखा है। वीरता के आधारित पे तो ये चैप्टर है ही नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? विष के दंत में किस भावना की अभिव्यक्ति है? तो व्यंग्यात्मक मतलब कि यह कहानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? धन ही सब कुछ है, ऑप्शन बी है सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ऑप्शन सी है अमीर हमेशा सही होते हैं, ऑप्शन डी है शक्ति ही न्याय है। दोस्तों इस चैप्टर को, इस प्रश्न को ठीक से देखिए। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? धन ही सब कुछ होता है। ये तो कहानी का संदेश नहीं है, ये अलग विषय है, लेकिन आज के डेट में धन ही सब कुछ होता है, ये तो सही ऑप्शन है। ठीक है, ये चैप्टर के अनुसार ये सही ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। दोस्तों कोई भी कहानी है, कोई भी चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सभी के साथ सामान्य व्यवहार होना चाहिए। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न है और ऑप्शन में ऐसा है कि सभी के साथ समान व्यवहार या सभी के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए, तो इस ऐसे ऑप्शंस पे थोड़ा गौर कर लीजिएगा, तभी आप करेक्ट ऑप्शन मान पाइएगा। जैसे कहानी में जो विष के दंत है उसमें व्यंग को दर्शाया गया है। ठीक है, अमीर और अमीरी और गरीबी को दर्शाई गई है। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? अमीर हमेशा सही होते हैं। आज के डेट में ये भी सही है दोस्तों कि अमीर हमेशा सही होते हैं। शक्ति ही न्याय है, ये भी सही है आज के डेट में कि शक्ति ही न्याय है। आप लोग अपने आसपास समाज में भी देखते होंगे। लेकिन इस कहानी के का मुख्य उद्देश्य जो विष के दंत है, इसका मुख्य संदेश क्या था? सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी में गरीब वर्ग का प्रतिनिधि कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है मदन, दूसरा नंबर है गिरधर, तीसरा नंबर है सेन साहब, चौथा नंबर है पत्रकार। कहानी में गरीब वर्ग का प्रतिनिधि कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिरधर। विष के दंत बिहार बोर्ड के किस भाग की रचना है? दोस्तों ये कोई प्रश्न नहीं है, ये सब प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दे दिया गया है, तो देख लीजिए। विष के दंत बिहार बोर्ड के किस भाग की रचना है? वर्णिका भाग 2, गोधली भाग 2, स्पर्श, संचयन। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो इस चैप्टर के माध्यम से हम बुक की भी
बात कर लेते हैं दोस्तों। जो हमारा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 ठो किताब है, गोधली भाग 1 और गोधली भाग 2। तो इस गोधली भाग 2 का दूसरा चैप्टर देख रहे हैं दोस्तों, वर्णिका भाग 2 का नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्णिका भाग 2। यहाँ पे ये भी दे गोधली भाग 2। यहाँ पे ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि विश्व के दंत विहार बोर्ड के किस भाग की रचना है, वर्णिका भाग 1, वर्णिका भाग 2, गोधली भाग 1, गोधली भाग 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आप ऐसे याद रखिएगा कि ये गोधली भाग 2 की रचना है। क्या है, गोधली भाग 2 की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बोर्ड की दृष्टि से यह पाठ किस प्रकार का है। बिल्कुल, बिहार बोर्ड की दृष्टि से तो दोस्तों आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हिंदी के जो दोनों किताब है, गोधली भाग 1 और गोधली भाग 2, वो दोनों ही बिहार बोर्ड की दृष्टि से उनका हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हर चैप्टर का अगर आप मतलब कि जो है चैप्टर का अध्ययन करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाइए। इससे संबंधित मैंने और भी वीडियो बनाए हैं कि शहंशाह गिरी नलिनी नीलोत्पल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, किस प्रकार हुई, ट्रिक से बनाए हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, धन्यवाद।